वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। नेपाल का जेएनजी राजनीतिक संकट क्या है, आखिर नेपाल में इस क्लेश की असली वजह, आज इसकी खुलासा हम लोग करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक ऐप बैन करने की कहानी है या इसके पीछे कुछ और वजह है। बीते सालों में हमने कई देशों में आंदोलन होते हुए देखा है और हर एक आंदोलन करप्शन के खिलाफ है, सिर्फ करप्शन के खिलाफ। आज दुनिया पहले से ज्यादा ओपन हो चुकी है और कई ऐसे देश है इस दुनिया में जो अपनी सिविलियन को फर्स्ट क्लास लाइफ देने के लिए जीरो करप्शन पॉलिसी अपनाते हैं, जबकि वहीं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे करप्शन कूट कूट के भरा हुआ है और उसमें बदकिस्मती से हमारा देश भी शामिल है। याद रखें दोस्तों, करप्शन जनरेशन को निगल जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। करप्शन से आजादी के लिए क्या हमारे देश को भी एक आंदोलन की जरूरत है? क्योंकि हमारे देश में भी आजकल करप्शन बहुत बड़े लेवल पे है। कमेंट करके बॉक्स में हमें बताइए। अब बात करते हैं नेपाल की। यह अचानक नहीं हुआ। ये हिमालयन देश अपने करप्ट नेताओं के खिलाफ कब से थे, लेकिन उन्हें मौके की तलाश थी और अब जाके मौका उन्हें मिला जब इनके नेता मनमानी करने लगे, बिल्कुल एक तानाशाह की तरह। नेपाल की सरकार ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती की। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को उनके फोन बंद करके चुप कराने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। उन्होंने उनके सोशल मीडिया, उनके गेम्स, सब कुछ बैन कर दिया, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। जेएनजी का गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता। यह उस अविश्वसनीय कहानी है कैसे वह गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, हैशटैग को हथकड़ियों में बदल दिया और पूरे देश को आंदोलन के कगार पर धकेल दिया। यह कहानी है कि कैसे नेपाल की जेएनजी ने वायरल वीडियो बनाने से लेकर एक वास्तविक क्रांति शुरू करने तक सफर तय किया, दशकों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और एक वास्तविक भविष्य की मांग की। मैं चाहता हूँ कि आप कल्पना करें, इमेजिन करें कि आप एक सुबह और आपका फोन लगभग एक ईंट, एक पत्थर बन गया हो। कोई फेसबुक नहीं, कोई यूट्यूब नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई ट्विटर एक्स नहीं। 4 सितंबर 2025 को नेपाल में लाखों युवाओं के साथ वास्तव में ऐसा ही हुआ था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार ने सचमुच एक स्विच दबाया और दुनिया के 26 सबसे बड़े सोशल मीडिया ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। उनका आधिकारिक कारण टेक कंपनियों ने पूरी कागजी कार्रवाई पूरी नहीं की, लेकिन नेपाल के युवाओं के लिए कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। वे जानते थे कि यह उन्हें चुप कराने की अब तक की सबसे स्पष्ट कोशिश थी। सेक्शन 1 स्पार्क। तो सरकार ने इतना बड़ा पागलपन भरा कदम क्यों उठाया? यह एक ही वायरल हैशटैग से शुरू हुआ, नेपो किड्स। युवा नेपाली इनक्रेडिबल वीडियो पोस्ट कर रहे थे जिसमें राजनेताओं के बच्चों की बेहद अमीरी जीवन शैली की तुलना बेरोजगारी और भयानक महंगाई से जूझ रहे आम लोगों से की गई थी। आपके पास राजनेताओं के बच्चे थे जो लग्जरी कार और महंगी छुट्टियों का दिखावा कर रहे थे, जबकि बाकी देश एक ब्रेकिंग पॉइंट पर था जो गरीबी से जूझ रहे थे। सरकार ने इस ट्रेंड को देखा और पूरी तरह से घबरा गई। इंटरनेट धन और भ्रष्टाचार के उस स्तर को उजागर कर रहा था जिसे वे छिपाने की बेताब कोशिश कर रहे थे। जैसा कि एक रेडिट यूजर ने कहा, सरकार की असली लक्ष्य किसी भी ऑनलाइन आलोचना को हटाने और यहाँ तक कि बोलने वालों को जेल में डालने की शक्ति प्राप्त करना था। यह सिर्फ कागजी कार्रवाई के बारे में नहीं था, यह एक मुंह बंद करने का पट्टा था। एक पीढ़ी जिसने अपनी आवाज ऑनलाइन पर पाई, यह उनकी आजादी पर युद्ध की घोषणा थी। यह डिजिटल ब्लैकआउट वह चिंगारी थी जो एक बड़ी आग शुरू करने वाली थी। सेक्शन 2 द फायर। प्रतिक्रिया तत्काल और बिल्कुल अविश्वसनीय थी, इनक्रेडिबल थी। नेपाल की जेएनजी अपने फोन पर स्क्रॉल करने से सीधे सड़कों पर उतर आई। जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ, वह नेपाल में वर्षों में देखे गए सबसे बड़े राजनीतिक दंगों में बदल गया। यह राजधानी काठमांडू से शुरू हुआ, लेकिन जंगल की आग की तरह पूरे देश भर में फैल गया।
नेपाल से आ रही तस्वीरें अविश्वसनीय थी। हजारों यूथ प्रोटेस्टर, जिनमें से कई अभी भी अपने स्कूल यूनिफॉर्म में थे, हाथों में किताबें लेकर मार्च कर रहे थे। उनके संकेतों में एक संदेश दिया कि जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते थे। भ्रष्टाचार, करप्शन बंद करो। सोशल मीडिया नहीं और युवा करप्शन के खिलाफ थे। यह कभी भी सिर्फ सोशल मीडिया प्रतिबंध के बारे में नहीं था, यह उस सब कुछ बारे में था जिसे वो बंद करना चाहते थे। और सरकार की प्रतिक्रिया क्रूर थी। जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, सुरक्षा बलों को सख्ती से कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया, जिसमें 26 स्टूडेंट्स की जान चली गई। उन्होंने भीड़ के खिलाफ आंसू गैस, पानी की बौछार, लाठियां और यहाँ तक कि रबर की गोलियों का भी इस्तेमाल किया और फिर यह कार्रवाई जानलेवा हो गई, जिसमें 26 स्टूडेंट्स की जान चली गई। काठमांडू की सड़कें सचमुच एक युद्ध का मैदान बन गई। इस अराजकता में प्रदर्शनकारी वास्तव में मारे गए, जिनमें से अधिकांश की मौत राजधानी में हुई। सैकड़ों अन्य घायल हो गए और अस्पताल इतने भर गए कि वहां सभी का इलाज नहीं कर सके। यहाँ तक कि आपातकालीन इमरजेंसी वार्ड में भी आंसू गैस घुस रही थी, जिससे डॉक्टरों के लिए काम करना असंभव हो गया था। लेकिन पागलपन की बात यह है कि हिंसा ने प्रदर्शनकारियों को और भी अधिक क्रोधित कर दिया, जो वास्तविक में ऐसा ही होता है। उन्होंने कर्फ्यू की अनदेखी की, सड़कों पर टायर जलाए और पुलिस के साथ सीधे भिड़ गए। अब गुस्सा प्रतिबंध के बारे में नहीं था, यह उन लोगों के लिए न्याय की दहाड़ थी जो मारे गए। जैसे ही चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई, प्रदर्शनकारियों ने नेताओं के प्राइवेट संपत्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। सरकार ने अपने युवाओं को चुप कराने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बजाय उसने एक क्रांति को जन्म दे दिया। सेक्शन 3 फ्यूल ऑफ दिस प्रोटेस्ट। तो एक टिकटॉक प्रतिबंध इतने बड़े राष्ट्रीय संकट में कैसे बदल गया? खैर, यह आग दशकों से सुलग रही थी, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी। यह वास्तव में कभी फेसबुक या टिकटॉक के बारे में नहीं था। यह उस भयानक गहरी जड़ें जमा चुके भ्रष्टाचार के बारे में था, जिसने नेपाली राजनीति को वर्षों से जहरीला बना दिया था। वर्षों से नेपाल के युवाओं ने महसूस किया है कि राजनेताओं ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया और अर्थव्यवस्था पीछे छोड़ दिया। एक फीलिंग है कि करप्शन सचमुच हर जगह है। नेपोकिट्स ट्रेंड सिर्फ आखिरी तिनका था, जिसने यह साबित कर दिया कि जो सभी पहले से जानते थे, यह सिस्टम केवल अमीरों और पावरफुल लोगों के लिए काम करता है। युवाओं ने अपने भविष्य की ओर देखा और बेरोजगारी और एक ऐसी सरकार के अलावा कुछ नहीं देखा जो उनकी परवाह नहीं करती थी। यह भावना सिर्फ नेपाल के नहीं है। ये विरोध प्रदर्शन दक्षिण एशिया में हाल ही अन्य युवा नेतृत्व वाली क्रांतियों की तरह ही दिखते थे, जैसे 2022 में श्रीलंका और 2024 में बांग्लादेश में। उन दोनों जगहों पर इकोनॉमी और करप्शन पर भारी गुस्सा, जो सभी युवाओं द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया गया था, उनकी सरकारों के पतन का कारण बना। नेपाल के नेता डर गए थे कि उनके साथ भी ठीक यही होगा। यही वजह है कि उन्होंने इतनी बेरहमी से प्रतिक्रिया दी, जो बिल्कुल गलत था। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सरकार का चीजों को फटने से रोकने का आखिरी प्रयास था, लेकिन दबाव पहले से ही बहुत अधिक था। जिस मुख्य तरीके से युवा संगठित होते हैं, उसे काटने की कोशिश करके सरकार ने मूल रूप से उनके सबसे बुरे डर को साबित कर दिया कि उनके नेता सिर्फ भ्रष्ट ही नहीं थे, बल्कि अपने नागरिकों से डरते भी थे और उनकी परवाह भी नहीं करते थे। उन पे गोलियां चलवा सकते थे। प्रदर्शनकारियों की मांग रातों रात बदल गई। यह अब इंस्टाग्राम वापस पाने के बारे में नहीं था, यह पूरे भ्रष्ट सिस्टम को गिराने के बारे में था। उन्होंने करप्शन से लड़ने के लिए एक स्वतंत्र समूह की मांग की और उन्होंने सत्ता में बैठे हर एक व्यक्ति के इस्तीफे की मांग। सेक्शन 4 स्टैक्स एंड रिजल्ट्स। जेएनजी का विरोध जैसा ही अब हर कोई इसे कहता है, ने नेपाल की सरकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और सिर्फ 2 दिन की आंदोलन ने सरकार को उनकी औकात दिखा दी। उनकी रणनीति सबसे शानदार तरीके से उल्टी पड़ गई थी। घर पर भारी गुस्से के सामना करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आलोचना झेलने के बाद सिस्टम टूटने लगा। 8 सितंबर को सबसे घातक झपड़ों के ठीक एक दिन बाद सरकार ने पूरी तरह से हार मान ली और सोशल मीडिया पर से लगे प्रतिबंध हटा दिया, लेकिन यह बहुत कम था और बहुत देर हो चुका था। आंदोलन अजेय हो गया था। उसी शाम दबाव इतनी तीव्र था कि शीर्ष सरकारी मंत्रियों ने इस्तीफा देना
शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों के लिए अंतिम बॉस खुद प्रधानमंत्री थे। उनकी पूरी सरकार उनके चारों ओर बिखर रही थी और उनकी राजनीतिक शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उनकी स्थिति असंभव थी। 9 सितंबर 2025 को पुष्प कमल दहल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और युवा नेतृत्व वाले आंदोलन के लिए एक इनक्रेडिबल जीत की घोषणा करती थी। उनके इस्तीफे ने नेपाल को पूरी तरह से राजनीतिक एनार्ची में डाल दिया और राष्ट्रपति को अब नए चुनाव होने तक एक अस्थायी नेता चुनना है। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने यह 100% स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ प्रभारी व्यक्ति को बदलना पर्याप्त नहीं है, वे पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की संस्कृति का अंत और एक ऐसी सरकार जो अनंत अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो। वहीं आंदोलनकारियों ने जेल में बंद नेपाल के सबसे ईमानदार युवा नेता रवि को भी बाहर निकाल दिया, जिसे नेक्स्ट पीएम पद का चेहरा माना जा रहा है, जो करप्शन के खिलाफ थे। और इन करप्ट नेताओं ने उसे झूठे केस में फंसाकर उसे जेल में बंद कर रखा था। नेपाल की जेएनजी क्रांति की कहानी उस पीढ़ी के लिए एक इनक्रेडिबल सबक है, जिसे हमेशा राजनीतिक रूप से आलसी कहा जाता है। यह दिखाता है कि क्या होता है जब डिजिटल गुस्से को बहुत दूर धकेल दिया जाता है और यह एक वास्तविक दुनिया की ताकत बन जाती है, जिसे रोकना असंभव है। नेपाल के युवा, उनके पास स्मार्टफोन और एक बेहतर भविष्य की पागल इच्छा के अलावा कुछ नहीं था, जिसने पूरी सरकार को गिराने में कामयाबी हासिल की, जो बहुत जरूरी था नेपाल के लिए, उनके भविष्य के लिए। उन्होंने साबित कर दिया कि उनका गुस्सा और उनकी शक्ति सिर्फ ऑनलाइन पर नहीं रहती है, ये ऑफलाइन भी हो सकती है। क्या यह डिजिटल युग की क्रांति वास्तव में नेपाल के भविष्य को ठीक कर सकती है और उस ईमानदार सरकार का निर्माण कर सकती है जिसकी उसे आवश्यकता है? हम नहीं जानते, लेकिन एक बात पर निश्चित है, जिस पीढ़ी को सरकार ने चुप कराने की कोशिश की, उन्हें दबाने की कोशिश की, उसने अपनी आवाज पा ली और यह पहले से कहीं ज्यादा बुलंद था। वहीं हमारे देश में लोग धर्म के नाम पर टुकड़ों में बटे हुए हैं और गरीबी की बीमारी में लिपटे हुए हैं। कई गुमराह जिंदगी जी रहे हैं, बेवजह जिंदगी जी रहे हैं। काश इतनी हिम्मत हमारे देश के जेएनजी में भी होता, जो सैयारा मूवी को देख के रो रहे थे, करप्शन के खिलाफ लड़ते, जो हिंदू मुसलमान करते उनके खिलाफ लड़ते, तो हमारा देश भी महान से महान होता। खैर, कॉल टू एक्शन। अगर आप इस बारे में अधिक इनक्रेडिबल कहानियां देखना चाहते हैं, कैसे तत्कालीन दुनिया बदल रही है, तो सब्सक्राइब कर बटन दबाएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह बात फैल सके। नेपाल में एक वास्तविक भविष्य की लड़ाई अभी शुरू हुई है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप भी एक बात याद रखो, देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर कोई नेता आपको धर्म के नाम पर बांटना चाहता है, अगर कोई नेता आपसे ये कहता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम है, समझो करप्शन वहीं से शुरू हुआ है। आप उनके अगेंस्ट जाओ, क्योंकि यह जिंदगी बहुत छोटी है। आप आज हो, कल आप नहीं रहोगे, लेकिन आपकी उठाई कदम आपके आने वाले जनरेशन हमेशा याद रखेगी। जय हिंद दोस्तों।